गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी जैन। कल हमने अपने पेपर सेकेंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के पार्ट माइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि स्टडी ऑफ फंजाई मीन्स कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कल हमने इसमें फंजाई क्या हैं, इनका थैलस स्ट्रक्चर क्या होता है, कोशिका संरचना क्या होती है, इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, ये किस तरह के आवासों में पाए जाते हैं, इन जनरल टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लाइफ साइकिल, इनका ब्रीफ स्टडी करेंगे। कल हमने साथ ही बात की थी कि हम फंजाई को, कवकों को अपने आसपास के वातावरण में देख सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें हमें एक कंटेनर में कवक यानी फंजाई ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से कवक हमारे आसपास के वातावरण में हैं, जिन्हें हम माइसीलियल फॉर्म में देख सकते हैं। यस, सो वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फंजाई। कवकों में पोषण। कवकों में चूँकि लवक नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इनमें पर्णहरित अनुपस्थित होता है, इसलिए ये स्वपोषी नहीं होते, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हम इन्हें परपोषी हेट्रोट्रॉफिक नेचर का कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की अनुपस्थिति के कारण ये कार्बनिक यौगिक नहीं बना पाते हैं और इन्हें दूसरे स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जिन स्रोतों से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिन सोर्सेज से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर हम इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है पैरासाइट्स, दूसरा सैप्रोफाइट्स, तीसरा सिम्बायोन्ट्स। पैरासाइट मीन्स परजीवी। वे कवक जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी प्रकार के कवक कहते हैं। जिनसे ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं पोषी या होस्ट। जब ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो ये अपने होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, संक्रमण कॉज करते हैं, और अधिकांश जो कवक हैं ये अपने होस्ट में, पोषी में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा जब पोषी से पोषण प्राप्त किया जाता है तो ये सामान्यतः उसे सॉल्युबल फॉर्म में प्राप्त करते हैं। इसके लिए इन्हें एंजाइमेटिक प्रोसेस पर निर्भर होना पड़ता है। विशेष एंजाइम्स ये सीक्रेट करते हैं जिससे ये पोषी की कोशिकाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकें। पोषी की कोशिकाओं में प्रवेश प्राप्त करके उससे चूषण करने के लिए, पोषण प्राप्त करने के लिए इनके जो कवक तंतु होते हैं वो कोशिकाओं में पहुंच के चूषकांग बनाते हैं। चूषकांग हमने थैलस स्ट्रक्चर में पढ़ा था, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स में, जहाँ पे ये शाखित प्रकार की संरचनाएं बना लेते हैं, कोशिकाओं में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे ये मैक्सिमम फूड गेन कर सकें। परजीवी जो हैं अपने पोषण से, अपने पोषी से किस प्रकार से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, इसके आधार पे ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव 2 प्रकार से बांटे जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का अर्थ है अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी नाम से पता चल रहा है जिसके पास पोषण प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा विकल्प न हो, अर्थात ये इस प्रकार के कवक हैं जो केवल जीवित ऑर्गेनिज्म उपलब्ध होने पर ही अपना पोषण प्राप्त करेंगे। यदि इन्हें जीवित पोषी प्राप्त नहीं होते हैं तो ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जबकि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स जो हैं वो होते हैं विकल्पी परजीवी, अर्थात यदि किन्हीं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्हें जीवित पोषी प्राप्त नहीं होता तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कुछ समय के लिए मृतोपजीवी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। परजीवी कवकों में कुछ कवक ऐसे होते हैं जो अपनी पोषी की सतह पर रहकर ही पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सोपैरासाइट्स अथवा बाह्य परजीवी। इसके विपरीत कुछ ऐसे कवक हैं जो अपने पोषी के अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी कोशिकाओं में भीतर कवक जाल का निर्माण करते हैं, ऊतकों तक पहुंच जाते हैं, ये कहलाते हैं एंडोपैरासाइट अर्थात अंतः परजीवी।
कवकों को पोषण के स्तर के आधार पर दूसरे ग्रुप में विभाजित किया गया, जिसका नाम है सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक कवक, मृतोपजीवी कवक। मृतोपजीवी, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इस प्रकार के जो कवक हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से। इसके लिए ये कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, जिससे ये उनको डिग्रेड कर सकें और उनसे भोजन प्राप्त कर सकें। पैरासाइट्स की तरह ये भी दो प्रकार के हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स वो सेप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी हैं जो केवल मृत कार्बनिक पदार्थ से ही अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। यदि मृत कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं तो इनको पोषण प्राप्त नहीं हो सकता, ये ग्रो नहीं कर सकते। इसके विपरीत फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स वो मृतोपजीवी हैं जिन्हें यदि किन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं प्राप्त होते हैं तो वो जीवित कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स पेजाइजा, एस्परजिलस, राइजोपस इत्यादि हैं। तीसरा मुख्य ग्रुप जो आता है वो है सिम्बायोन्ट्स, जिसे हम कहते हैं सहजीवी। सहजीवी का अर्थ है साथ साथ जीवन यापन करना, सहचर्य का पालन करना। यहाँ पे सिम्बायोटिक कवक या सहजीवी कवक वे हैं जो अन्य लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन ये होती है कि जिनके साथ ये जीवन यापन कर रहे हैं उनको भी ये फ़ायदा पहुंचाते हैं, अर्थात सहजीवी जीवन में दोनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। कवकों की केस में दो प्रकार के सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लाइकेंस एंड माइकोराइजा। लाइकेंस आपने नाम सुना होगा। लाइकेंस क्या है? फंजाई और एल्गी जब सहचर्य जीवन व्यतीत करते हैं तो हम इन्हें लाइकेन कहते हैं। फंजाई और एल्गी एक दूसरे के साथ अंतर्वलित होकर ये विशेष संरचनाएं बनाते हैं। फंजाई एल्गी से अपना पोषण प्राप्त करता है क्योंकि एल्गी स्वपोषी प्रकार के हैं, इनमें पर्णहरित पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। फंजाई इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, इनके लिए भोजन बनाने के लिए पोषक पदार्थों का शोषण करता है और उपलब्ध करवाता है इन्हें। दूसरा सहचर्य प्रकार का जो जीवन है वो है माइकोराइजा, जिसमें कवक जो हैं वो कुछ पादपों के साथ मिलकर, जैसे पाइनस, उनकी जड़ों के साथ साथ रहते हैं और सहचर्य जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार से एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट हमने पढ़े, उसी तरीके से एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा और एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा दो प्रकार के माइकोराइजा पाई जाती हैं। माइकोराइजा में जो है वो एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना के कवक पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन। प्रजनन को किस प्रकार परिभाषित करेंगे हम? किसी भी सजीव में कायिक, अलैंगिक या लैंगिक विधि द्वारा नई संतति का, नई प्रोजेनी का निर्माण होना रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाता है। कवकों में भी, फंजाई में भी इन तीनों विधियों से रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की 5 विधियां हैं जिनको हम देखते हैं। पहली है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडी भवन, विखंडन होना। कवक तंतु जब किसी स्थान से टूट जाता है, छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है, तो प्रत्येक खंड अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर ग्रोथ करके एक नए कवक तंतु का निर्माण कर सकता है, थैलस का निर्माण कर सकता है। दूसरा आता है ऑर्थ्रोस्पोर और ओइडिया। कुछ कवक ऐसे होते हैं जिसमें जो वेजिटेटिव थैलस है उसमें हाइफी यानी कवक तंतु पटों के निर्माण द्वारा यानी सेप्टा के निर्माण द्वारा छोटे छोटे खंडों में एक चेन फॉर्म में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक जो खंड है, प्रत्येक जो पार्ट है वो ओइडिया या ऑर्थ्रोस्पोर कहलाता है। ये जो ओइडिया है ये फ्रीली एक नए कवक तंतु में वृद्धि करते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। थर्ड मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्लेमाइडो स्पोर या क्लेमाइडो बीजाणु।
क्लेमाइडोस्पोर विपरीत परिस्थितियों में बनने वाले गोल मोटी भित्ति वाली संरचनाएं हैं। इनका निर्माण इंटरकैलरी फॉर्मेशन में या अंतर्वेशी प्रकार से होता है। इंटरकैलरी फॉर्मेशन का अर्थ है कवक तंतु के बीच में कहीं पे इनका निर्माण हो जाएगा। एक तरह से ये रेस्टिंग स्पोर का काम करते हैं, विश्राम की अवस्था। जब भी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ये वृद्धि करके नए थैलस का निर्माण कर सकते हैं। फोर्थ आता है बाइनरी फ्यूजन या द्विविभाजन। फ्रेगमेंटेशन में भी खंडों में बंटना, ओइडियम में भी स्पोर्स का निर्माण होना, लेकिन बाइनरी फ्यूजन में द्विविभाजन यानी समान रूप से दो भागों में विभाजित होना, ये प्रक्रिया इसमें होती है। जब कवक कोशिका जो है फंगल सेल वो ट्रांसफर्स फॉर्म में या अनुप्रस्थ प्रकार से दो बराबर डॉटर सेल्स में पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, तो हर एक डॉटर सेल जो है वो एक नए कवक थैलस का निर्माण कर सकती है। ये प्रोसेस है बाइनरी फ्यूजन। फिफ्थ है मुकुलन या बडिंग। बडिंग का अर्थ है कि जब किसी मदर सेल में जिस कोशिका के अंदर रिप्रोडक्शन होना है, मदर सेल में एक छोटी आउटग्रोथ निकल जाती है, अतिवृद्धि निकल जाती है और धीरे धीरे आकार में बढ़ती है, लेकिन मदर सेल से छोटी रहती है। ये छोटी अतिवृद्धि क्या कहलाती है? बड या मुकुल कहलाती है। ये अपनी मातृ कोशिका से लगे लगे ही आगे वृद्धि कर सकती है और एक नए बड का भी निर्माण कर सकती है। कभी कभी ये चेन फॉर्म बना लेती है, बर्ड्स की चेन इसमें बन जाती है, और जब ये बर्ड्स अपनी मदर सेल से अलग हो जाती हैं तो एक नए थैलस का ये निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार से फंगस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ये 5 मेथड्स हैं। कवकों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन अनुकूल परिस्थितियों में होने वाला जनन है, फेवरेबल कंडीशंस में होने वाला जनन प्रक्रिया है, जिसमें एक ही समय में कई संततियां मीन्स कई प्रोजेनी एक साथ डेवलप हो सकती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फंगल हाइफी कवक तंतु सूक्ष्म संरचनाओं का निर्माण करते हैं, विशेष बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। ये जो सूक्ष्म संरचनाएं हैं ये बीजाणु कहलाती हैं, जो विविध आकार की हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, पीयर शेप्ड हो सकती हैं। इनके विविध रंग भी हो सकते हैं, सफ़ेद हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, नारंगी, लाल, भूरे, इस प्रकार से विविध रंगों में ये बीजाणु बनते हैं। स्पोर्स जो है, ये जो बीजाणु हैं, ये चल यानी मोटाइल टाइप्स के और नॉन मोटाइल मीन्स अचल प्रकार के होते हैं। जो चल बीजाणु होंगे उनमें कशाभिकाएं पाई जाएंगी, जो अचल बीजाणु होंगे उनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होंगी। फंजाई में जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है चल बीजाणु या जू स्पोर्स। फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इनमें कशाभिकाएं उपस्थित हैं। ये चल बीजाणु है जो इन्हें गतिशीलता प्रदान करते हैं। सेकंड है अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर्स। इन्हें बीजाणुधानीय बीजाणु या स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहा जाता है। इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तीसरे हैं कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया बीजाणु। सबसे पहले हम देखते हैं चल बीजाणु यानी जूस्पोर्स। ये मोस्टली जलीय कवकों में, एक्वेटिक जो फंजाई हैं उनमें इनका निर्माण होता है। कवक तंतुओं में थैलीनुमा संरचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणुधानी या जूस्पोरेंजिया चल बीजाणुधानी कहा जाता है, और इनमें इन बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्थात ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें चल बीजाणु का निर्माण होता है वो धानी, चल बीजाणुधानी कहलाती है। उसमें उपस्थित जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें क्लीवेज होता है, विदलन होता है और इन स्पोर्स का निर्माण होता है। चल बीजाणु जो है वो एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय और कशाभिका युक्त संरचनाएं होती हैं। जब ये बीजाणु बन जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, अपने थैलस से अलग हो जाते हैं, तो ये गतिशील रहते हैं कुछ समय, उसके बाद इनकी कशाभिकाएं लुप्त हो जाती हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा परिवर्तित होता है इनका, और ये फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेशन करके नया माइसीलियम का फॉर्मेशन
करते हैं। बेसिकली जो चल बीजाणु हैं वो 3 टाइप्स के मिलते हैं, जिनमें एकल कशाभिका है वो एक कशाभिकीय, जिनमें 2 कशाभिकाएं हैं वो द्विकशाभिकीय। एक कशाभिकीय 2 प्रकार से होते हैं। पहला जिनमें स्मूथ टाइप की प्रतोद प्रकार की कशाभिका होती है, और दूसरा है जिनके अंदर कूर्च टिंसल प्रकार की कशाभिका पाई जाती है। द्विकशाभिकीय स्पोर्स जो हैं इनमें दोनों टाइप्स की कशाभिकाएं मिलती हैं, जो इनके अग्र या पार्श्व में स्थित होती हैं, लेटरल पार्ट में स्थित होती हैं। बेसिकली मेस्टिगोमाइकोटिना के सदस्यों में इस प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है। दूसरा आता है अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर। ये जो स्पोर्स हैं ये जिस धानी में, जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उन्हें कहते हैं स्पोरेंजियम। ये भी थैलीनुमा, अंडाकार, गोलाकार संरचनाएं होती हैं। स्पोरेंजियम जिस कवक तंतु पे बनती है, लंबी स्ट्रक्चर पे बनती है, उसे स्पोरेंजियोफोर यानी बीजाणु धानीधर कहा जाता है। ये जो बीजाणु होते हैं ये अचल होते हैं और एक कोशिकीय, एक या बहुकेंद्रक के प्रकार के होते हैं। ये जो विशेषता है ये जाइगोमाइसीट्स के सदस्यों की है। जब ये प्रकीर्णित हो जाते हैं यानी डिस्पर्सल जब इनका हो जाता है तो ये फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट होते हैं और न्यू माइसीलियम फॉर्म करते हैं, नया कवक जाल बनाते हैं। तीसरा प्रकार है स्पोर्स का कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर, कोनिडियो बीजाणु। फंगल हाइफी के टॉप पे या लेटरल पोजीशन में, पार्श्व पोजीशन में इनका निर्माण एक्सोजिनसली होता है यानी बाह्यतः बनते हैं। ये जिस कवक तंतु पे बनते हैं उसे कोनिडियोफोर कहा जाता है, यानी कोनिडियम धर, कोनिडिया को धारण करने वाली संरचना। कोनिडियम धर लंबी शाखित या अशाखित, सेप्टेट और एसेप्टेट स्ट्रक्चर हो सकती है। इनमें जब कोनिडिया बनते हैं तो ये सिंगल फॉर्म में भी बन सकते हैं, चेन फॉर्म में भी बन सकते हैं। कोनिडिया का जो अरेंजमेंट है, मींस जो कोनिडिया सबसे पहले बना है और उसके बाद जो बनने वाला कोनिडिया है, उनकी जो पोजीशन है इसके बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक है तला अभिसारी क्रम और दूसरा है अग्र अभिसारी क्रम। तला अभिसारी क्रम का अर्थ है जब जो सबसे पहले कोनिडिया बना है यानी मैच्योर जो कोनिडिया है वो ऊपर चलता जाएगा, और जो सबसे लास्ट में जो कोनिडिया है यानी नया जो कोनिडिया बना है वो नीचे रहेगा, यानी नए बनने वाले कोनिडिया कोनिडियोफोर के पास रहेंगे और जो परिपक्व कोनिडिया हो गए हैं वो ऊपर शीर्ष पे चलते जाएंगे। ये तला अभिसारी या बेसिपिटल क्रम कहलाता है। इसके विपरीत यदि इसके विपरीत जो नए कोनिडिया बन रहे हैं वो शीर्ष पे बनते जाएंगे और पुराने कोनिडियोफोर के कांटेक्ट में रहेंगे, तो ये अग्र अभिसारी क्रम कहलाता है। कोनिडिया की साइज, शेप, कलर वेरिएबल प्रकार के हो सकते हैं। कोनिडियो स्पोर्स जो हैं वो किस प्रकार से अरेंज हैं, इनका अरेंजमेंट के बेसिस पे ये डिफरेंट फलनकाय या फ्रुक्टिफिकेशंस का निर्माण करते हैं। एग्रीगेटेड हो सकते हैं, समूह रूप में जब ये एग्रीगेटेड हो जाते हैं तो ये 4 टाइप्स के फलनकायों का, फ्रुक्टिफिकेशंस का निर्माण करते हैं। फर्स्ट है एसरवुलस, सेकेंड स्पोरोडोकियम, थर्ड सिन्नेमा एंड फोर्थ पिक्नीडियम। इनमें मेनली जो कोनिडियोफोर हैं वो आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं और परपोषी की जो एपिडर्मल लेयर है, उपचर्मीय लेयर है, उसके नीचे पैरेन्काइमेटस टाइप स्ट्रक्चर, सूडो पैरेन्काइमेटस यानी कूट मृदुतकीय संरचनाएं बना लेते हैं, जिनमें से कवक सूत्र छोटे छोटे कोनिडिया धर के रूप में निकलते हैं और उनके टॉप पे कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। सिन्नेमा एक लंबी स्तंभ के अनुमा संरचना है, एक जिसमें
कोनिडियाधर जो है, कोनिडियोफोर, वो आपस में बेसल पार्ट से या निचले पार्ट से जुड़े रहते हैं और ऊपरी भाग में अलग अलग हो जाते हैं, जिनके टॉप पर कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। पिक्निडियम जो है वो फ्लास्क नुमा संरचना है, यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, जो ऑस्टियोल नामक या अयस्क नामक छिद्र द्वारा बाहर ऊपर खुल रही है, और उनमें अंदर की जो सतह है उसके अंदर कोनिडियोफोर पे कोनिडिया निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कोनिडिया के जो विशिष्ट अरेंजमेंट है वो इस प्रकार के फलनकायों का निर्माण करते हैं। ये कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट फॉर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कवकों में कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। जिस तरीके से सभी सजीवों में जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो दो निषेचन करने योग्य यानी कंपैटिबल न्यूक्लियाई पास पास आते हैं और संयोजित होते हैं। कवकों में भी इसी तरीके से लैंगिक प्रक्रिया पूरी होती है। कवकों में लैंगिक जनन प्रक्रिया की 3 स्टेप्स हैं जिनको हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है प्लाज्मोगेमी यानी कोशिका द्रव्य लयन, जिसमें जो भी कोशिकाएं जनन प्रक्रिया में भाग ले रही हैं कंपैटिबल सेल्स, उनके कोशिका द्रव्य परस्पर संयोजित होते हैं। इसमें अगुणित केंद्रकों वाले जो 2 कंपैटिबल जीव द्रव्य हैं उनका संलयन होता है। इस तरीके से 2 कंपैटिबल न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। सेकेंड स्टेप आता है केंद्रक लयन अर्थात कैरियोगेमी। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, है ना। तो कोशिका द्रव्य लयन की प्रोसेस होगी, उसके बाद में जो कंपैटिबल न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और केंद्रक लयन के दौरान ये डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है केंद्रक लयन। जो लोअर फंजाई हैं उनमें कोशिका द्रव्य के लयन के ठीक बाद केंद्रक भी संयोजित हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जो हायर फंजाई होते हैं यानी एस्कोमाइकोटेना, बेसिडियोमाइकोटेना के जो मेंबर्स हैं, उनमें कंपैटिबल न्यूक्लियाई कोशिका द्रव्य लयन के ठीक पश्चात संयोजित न होकर कुछ पर्टिकुलर समय के लिए यानी लाइफ साइकिल की एक पर्टिकुलर फेज तक पेयर के रूप में यानी युग्म के रूप में बने रहते हैं। ये अवस्था केंद्र युग्म कहलाती है, केंद्रक युग्म यानी डाइकैरियोन, और जो फेज है वो डाइकैरियोटिक फेज यानी द्विकेंद्रकीय अवस्था कहलाती है। जब वो लाइफ साइकिल की पर्टिकुलर फेज कंप्लीट होती है उस दौरान इनका लयन होता है और डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण होता है। जब डिप्लॉयड केंद्रक बन जाता है तो तीसरी फेज आती है मियोसिस यानी अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो आपस से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा और वापस हैप्लॉइड फेज प्रदान करेगा। तो इस तरीके से जब कवकों में लैंगिक जनन होता है तो कोशिका द्रव्य लयन, केंद्रक लयन और अर्धसूत्रण, ये स्टेजेस कंप्लीट उसमें आती हैं। जब लैंगिक जनन होता है अर्थात कुछ सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, कुछ लैंगिक जननांगों का भी निर्माण होगा, तो कवकों में जो लैंगिक प्रजनन के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं युग्मक धानियां या गैमेटेंजिया। ये लैंगिक कोशिकाएं जो हैं अर्थात सेक्स सेल्स हैं, युग्मकों का ये निर्माण करती हैं। फंजाई में नॉर्मली जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, लैंगिक जननांग हैं, मॉर्फोलॉजिकली उनमें समानता विभिन्नताएं दोनों पाई जाती हैं। तो कुछ जब युग्मक धानियां या गैमेटेंजिया जब समान प्रकार की होती हैं तो वो कहलाती हैं समयुग्मक धानियां या आइसोगैमेटेंजिया, यानी जो समान प्रकार की मॉर्फोलॉजी जिनकी हो, आकार की समान प्रकार की हो। किंतु जब इन गैमेटेंजिया में यानी कवक जो आपकी युग्मक धानियां हैं, इनमें विभिन्नताएं होती हैं, मॉर्फोलॉजिकली ये डिफरेंट होती हैं, तो ये कहलाती हैं हेट्रोगैमेटेंजिया या विषम युग्मक धानियां। इसमें से एक युग्मक धानी नर की भांति व्यवहार करेगी, उसे हम नर युग्मक धानी पुंधानी कहेंगे। जो युग्मक धानी मादा की तरह यानी फीमेल की तरह व्यवहार करेगी उसे हम अंडधानी या ऊगोनियम कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स किस प्रकार से बनते हैं उसके बेसिस पे यानी प्रेजेंट किस प्रकार से होते हैं उसके बेसिस पे
फंजाई को हम उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोशियस, एक लिंगाश्रय मीन्स डायोशियस, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर लैंगिक दृष्टि से कोई विभेदन नहीं पाया जाता। उभय लिंगाश्रय का अर्थ है मोनोशियस का, जब मेल और फीमेल गैमेटेंजिया एक ही थैलस में उपस्थित हों तब ये उभय लिंगाश्रय, उभय मतलब दोनों लिंगों का आश्रय प्रदान करने वाली मीन्स मोनोशियस, एक ही पे मेल और फीमेल गैमेटेंजिया प्रेजेंट होती है। इन्हें हम हर्मैफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। दूसरी होती है एक लिंगाश्रयी, जब थैलस पे केवल या तो नर और कुछ पे दूसरे पे केवल मादा गैमेटेंजिया प्रेजेंट हो तब ये कहलाती हैं एक लिंगाश्रयी या डायोशियस टाइप। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कोई विभेदन नहीं पाया जाता है। इनकी मॉर्फोलॉजी समान होती है, आकारिकी समान होती है। इनमें लैंगिक जनन जब होता है तो दो कंपैटिबल टाइप, दो मैटिंग टाइप का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम प्लस या माइनस से बताते हैं। इस प्रकार से किस तरीके के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं फंजाई में? उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोशियस, एक लिंगाश्रयी अर्थात डायोशियस, और तीसरा सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड टाइप पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रेजेंस के बेसिस पे मोनोशियस, डायोशियस और सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड 3 टाइप्स हमने ये देखे। इनमें से जो मोनोशियस यानी उभय लिंगाश्रयी कवक हैं, कभी कभी उनमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होने के बाद भी सेल्फ स्टेराइल होती है अर्थात स्वबंधी प्रकार की होती हैं। तो इन्हें जब रिप्रोडक्शन के दौरान इनमें ये किसी दूसरे कवक के थैलस के प्रति कंपैटिबल होती हैं और उससे रिप्रोडक्शन करती हैं, तो यह जो कैपेबिलिटी है इनकी वो कहलाती है कंपैटिबिलिटी या निषेच्यता। निषेच्यता यानी कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे हम कवकों को, फंजाई को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, होमोथैलिक फंजाई एंड हेट्रोथैलिक फंजाई। होमोथैलिक में समजालिक कवक। इसमें जो थैलस है वो सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल होता है अर्थात जननक्षम होता है, और इनमें लेकिन डिफरेंट मैटिंग टाइप्स नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो हेट्रोथैलिक या विषम जालिक कवक हैं उनमें प्रत्येक थैलस जो है वो सेक्सुअली सेल्फ स्टेराइल होता है। उनमें दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हुए भी उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए किसी दूसरे थैलस की आवश्यकता होती है। इसमें 2 टाइप्स के पाए जाते हैं कैरेक्टर्स, द्विध्रुवीय और चतुष्ध्रुवीय प्रकार। 2 टाइप्स के हेट्रोथैलिक फंजाई होते हैं। द्विध्रुवीय हेट्रोथैलिक फंजाई वो होते हैं जिसमें मैटिंग टाइप के 2 टाइप्स पाए जाते हैं, जिसे हम प्लस और माइनस से निरूपित करते हैं। मीन्स जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो उस दौरान उन्हीं न्यूक्लियाई के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा जिनमें ये दोनों अलग अलग मैटिंग टाइप प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से जो टेट्रापोलर या चतुष्ध्रुवीय प्रकार है उनमें 4 प्रकार के मैटिंग टाइप्स पाए जाते हैं। एज एन एग्जांपल कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, स्मॉल बी हो गया। तो जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो उन्हीं गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा जिससे हमारे पास में रिजल्टेंट में चारों टाइप के मैटिंग टाइप्स आ सकें। इसके बाद हम देखते हैं आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ऊगेमी। ये टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिनका आधार क्या है कि जो फ्यूज़न होने वाले गैमेट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मोटिलिटी कैसी है। तो इस बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और ऊगेमी हम देखते हैं। आइसोगेमी में जो गैमेट्स हैं वो सेम टाइप के होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। अनाइसोगेमी या असमयुग्मकीय प्रकार, जिसमें जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक साइज़ में छोटा होता है जिसे हम माइक्रोगैमेट कहते हैं, और एक साइज़ में बड़ा होता है जिसे हम मैक्रोगैमेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऊगेमी यानी विषम युग्मकीय प्रकार। 3rd टाइप है ऊगेमी, जिसके अंदर एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट बनता है। फीमेल गैमेट जिसमें बनता है अंडधानी ओगोनियम, और मेल गैमेट जिसमें बनता है उसे हम पुंधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं। दोनों में जब फ्यूज़न होता है इनमें तो इसे ऊस्पोर का ये फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अंड और पुंबणु दोनों के बीच में जब फ्यूज़न होता है तो ऊस्पोर का निर्माण आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे
कि जो युग्मक है, मेल युग्मक, फीमेल युग्मक यानी गैमेट्स जो हैं, कंपेटिबल गैमेट्स, वो कौन कौन से मेथड से एक दूसरे के पास आते हैं, जिसके पश्चात उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। कवकों में मीन्स फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो कंपेटिबल कोशिका द्रव्य और निषेचित केंद्रक हैं, कंपेटिबल केंद्रक है, निषेच्य केंद्रक, वो किन किन विधियों से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं, विधियां दी गई हैं। तो लैंगिक प्रजनन की विधियों को अगर हम देखें इन बेसिस पे, तो ये 5 टाइप्स की हैं। पहला है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन मीन्स चल युग्मकीय मेथड। दूसरा है युग्मक धानीय संपर्क अर्थात गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। थर्ड है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। फोर्थ है स्पर्मेटाइजेशन एंड फिफ्थ है सोमेटोगैमी अर्थात कायिक संयुग्मन। फर्स्ट में प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन अर्थात चल युग्मक के मेथड में जो नेकेड और मोटाइल युग्मक हैं, जिन्हें हम प्लेनोगैमेट्स या चल युग्मक कहते हैं, इनका फ्यूजन होता है। ये सेम टाइप के हो सकते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषम युग्मकीय प्रकार के। लोअर फंजाई सिनकाइट्रम में इस प्रकार का मेथड पाया जाता है। सेकंड है युग्मक धानीय संपर्क यानी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें दो गैमेटेंजिया के बीच में कांटेक्ट होता है, जिनमें से जो मेल गैमेटेंजिया है मीन्स एंथ्रीडियम है, उससे मेल गैमेट्स का न्यूक्लियस ओवोनियम अर्थात अंडधानी जो फीमेल गैमेटेंजिया की तरह काम करता है, उसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जाता है। हम यहाँ नीचे डायग्राम में इसको देख सकते हैं। इस प्रकार का जो मेथड है वो स्क्लेरोस्पोरा, एल्ब्यूगो इनमें पाया जाता है। थर्ड है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें नॉन मोटाइल टाइप के गैमेट्स बनते हैं और जो दोनों फ्यूज होने वाली गैमेटेंजिया हैं, उनके बीच की वॉल डिसॉल्व हो जाती है, गल जाती है और दोनों के जो जीवद्रव्य हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स राइजोपस, पाइलोबोलस ये हैं, इनमें ये पाया जाता है। फोर्थ है हमारा अचल पुमणु युग्मन या स्पर्मेटाइजेशन, अचल पुमणु युग्मन। इसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्पर्मेशिया ये अचल पुमणु कहलाते हैं। ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे होते हैं, नॉन मोटाइल, अचल होते हैं, मीन्स इनमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है। ये मेल गैमेट्स अलग अलग डिस्पर्सल माध्यमों के द्वारा स्पेसिफिक रिसेप्टिव हाइफी यानी ग्राही कवक तंतुओं तक पहुंचते हैं। जहाँ पर ये जब पहुंचते हैं उसके पश्चात इनकी जो वॉल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, भित्तियाँ इनकी गल जाती हैं और जो पुमणु का जीवद्रव्य है वो कोशिका द्रव्य लयन विधि द्वारा रिसेप्टिव हाइफी में एंटर कर जाता है। इस प्रकार का जो मेथड है वो हायर फंजाई में पाया जाता है, जैसे पक्सीनिया में इस तरीके का रिप्रोडक्शन मेथड यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोमेटोगेमी अर्थात कायिक युग्मन। कुछ एडवांस टाइप के जो फंजाई हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, जैसे ड्यूटेरोमाइकोटिना में हमने पढ़ा था। इनमें निषेच्य यानी कंपेटिबल टाइप्स की जो दो सोमेटिक कोशिकाएं हैं उनमें आपस में फ्यूज़न हो जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पिजाइजा, अस्टिलेगो, इस तरीके के हायर मेंबर्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, वहाँ ये मेथड देखने को मिलता है सोमेटोगेमी। इस प्रकार से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्टर्स के स्टेप्स, टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी लैंगिक जननांगों के आधार पे कवकों के प्रकार, डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए। नेक्स्ट आता है कि जब लैंगिक रिप्रोडक्शन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप किस किस टाइप के फ्रुक्टिफिकेशंस, फलन कायों का निर्माण होता है, किन किन संरचनाओं का निर्माण होता है। तो फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, फलन काय बनते हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जैसे निषिक्तांड यानी ऊस्पोर। नेक्स्ट है जाइगोस्पोर
यानी युग्माणु। थर्ड है एस्कोकार्प या एस्कोफलनकाय, और नेक्स्ट है बेसिडियोकार्प या बेसिडियोफलनकाय। सबसे पहले आता है oospore। ओमाइसीट्स के मेंबर्स में यानी मैस्टिगोमाइकोटिना के मेंबर्स में जो हम पढ़ते हैं तो उसमें विषम युग्मकीय प्रकार का जनन पाया जाता है। विषम युग्मकीय मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट द्वारा रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स हैं, निषेच कंपैटिबल गैमेट्स हैं, वो पास आते हैं और फर्टिलाइजेशन के पश्चात निषिक्तांड या oospore का निर्माण करते हैं, जैसे एल्बिगो में यहाँ हम देख सकते हैं। इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर्स oospore की दिखाई देती है। नेक्स्ट है जाइगोस्पोर। जाइगोमैकोटिना में जो दो कंपैटिबल स्ट्रेन्स के गैमेटेंजिया हैं, युग्मक धानियाँ हैं, ये फ्यूज होती हैं एक दूसरे से और युग्माणु या जाइगोस्पोर का निर्माण करती हैं। थर्ड आता है एस्कोकार्प या एस्कोफलनकाय, एस्कोफलन। ये पाया जाता है बेसिकली एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स में। ये विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जिनमें फर्स्ट है क्लिस्टोथीशियम, सेकंड है पेरीथीशियम, थर्ड है एपोथीशियम एंड फोर्थ है सूडोथीशियम। क्लिस्टोथीशियम जो है ये बंद प्रकार के फ्रूटिंग बॉडीज हैं, फलनकाय हैं। ये गोल होते हैं और इनमें बनने वाले विशेष बीजाणु जो हैं वो कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स। क्लिस्टोथीशियम में पहले एस्कस का निर्माण होता है, जिसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, और जब क्लिस्टोथीशियम की वॉल भित्ति जो है वो गल जाती है तभी एस्कोस्पोर्स इसमें से मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। नेक्स्ट है पेरीथीशियम। पेरीथीशियम जो है वो फ्लास्क के स्ट्रक्चर के समान दिखाई देते हैं और एक छोटे छिद्र यानी जिसका नाम होता है ऑस्टियोल, उसके द्वारा ये बाहर खुलते हैं। इनकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, भीतरी सतह होती है, उसके ऊपर एस्कस प्रेजेंट होते हैं। एस्कस को हम प्लूरल में कहते हैं एसाई, बहुत सारे जो होते हैं एसाई, तो ये उस पर अंदर की सतह पर व्यवस्थित रहते हैं। जब पेरीथीशियम की जो भित्ति है उसका निर्माण एस्कोगोनियम के जो चारों ओर उपस्थित फंगल हाइफी होते हैं उससे होता है। नेक्स्ट आता है एपोथीशियम। एपोथीशियम होती हैं खुली हुई प्लेट के समान, सॉसर के समान फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडीज, और इसे हम एपोथीशिया कहते हैं। नेक्स्ट है सूडोथीशियम। सूडोथीशियम जो नॉर्मली पेरीथीशियम के समान दिखते हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप से होता है। इसमें एक गद्दी फ्लफी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, गद्दीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। नेक्स्ट है बेसिडियो फलन या बेसिडियो कार्प। ये स्पेशली बनते हैं बेसिडियो माइकोटिना सब विभाग में, जिसमें जो एडवांस मेंबर्स हैं उनमें इनका निर्माण होता है। इसमें बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो बेसिडियो स्पोर्स कहलाते हैं। इसमें जो बेसिडियो कार्प बनते हैं वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के समान होते हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं छतरी की तरह, जो मशरूम है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स इनके अंदर बनते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल्स इन फंजाई, कि कवकों में किस प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। जीवन चक्र का अर्थ है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सजीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड सेलुलर स्टेजेस, अवस्थाएं आती हैं। तो इनका जो क्रमिक विकास है एक के बाद एक किस तरीके से इनमें परिवर्तन होता है, चक्रीय फॉर्म में किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, इसे हम कहते हैं जीवन चक्र। तो फंजाई में 3 टाइप्स की लाइफ साइकिल्स पाई जाती हैं, 3 प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। पहला है हैप्लोबायोटिक हैप्लॉन्टिक, यानी एकल पीढ़ी अगुणितकीय। इस टाइप के जीवन चक्र में जो जायगोट बनता है उसके जर्मिनेशन के टाइम ही अर्धसूत्री विभाजन हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जब इसमें होते हैं तो वापस से जो वेजिटेटिव सेल्स बनती हैं, थैलस की जो सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड प्रकार की बनती हैं।
इनमें जो डिप्लॉयड स्टेजेस हैं वो केवल जब युग्मनज यानी जायगोट बनता है उसी समय बनती हैं, उसी के द्वारा निरूपित होती हैं। तो ये हो गया एकल पीढ़ी अगुणितकीय प्रकार का जीवन चक्र। पाइलोबोलस, म्यूकर, इनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट आता है एकल पीढ़ी द्विगुणितकीय अर्थात हैप्लोबायोटिक डिप्लॉन्टिक। हैप्लोबायोटिक डिप्लॉन्टिक यानी एकल पीढ़ी द्विगुणितकीय। इस टाइप की जो लाइफ साइकिल्स होती हैं उनमें जो फंगस की वेजिटेटिव कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिकाएं हैं थैलस की, वो द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉइड प्रकार की होती हैं। इनमें जब गैमेट्स का निर्माण होता है तभी अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तभी मियोटिक डिवीजन इनमें पाए जाते हैं। इससे जब ये वापस से संयोजित होते हैं, फर्टिलाइजेशन जब इनमें होता है तो ये डिप्लॉयड स्टेजेस का निर्माण करते हैं, डिप्लॉयड फॉर्म में आते हैं। इस तरीके से अगुणितकीय अवस्था केवल जो है यानी हैप्लॉयड स्टेज जो है वो गैमेट्स के द्वारा ही निरूपित होती है, जैसे एल्ब्यूगो। कुछ जो बेसिडियोमाइसिट्स के मेंबर्स हैं जैसे अस्ट्रेलेगो, पक्सिनिया, इनमें जो इनकी वेजिटेटिव स्टेज है यानी कायिक अवस्था है वो केंद्र युग्म की प्रकार की यानी डाई कैरियोटिक फेज में पाई जाती है। ये जो फेज होती है इसमें डिप्लॉयड फेज ना होकर दो जो न्यूक्लियाई हैं वो पास पास पाए जाते हैं, समुच्चय रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है द्विपीढ़ी या डिप्लोबायोटिक। इस टाइप की लाइफ साइकिल्स में दो क्लियर जनरेशन्स दिखती हैं जिनमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन अर्थात पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, एक पीढ़ी अगुणित होती है और दूसरी पीढ़ी द्विगुणित यानी एक हैप्लॉइड और दूसरी डिप्लॉइड। हैप्लॉइड पीढ़ी में यानी कि जो हैप्लॉइड स्टेज होती है उसके अंदर जनरेशन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं मोटाइल टाइप के यानी चल प्रकार के। गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो ये डिप्लॉयड युग्मनज बनाते हैं यानी जायगोट बनाते हैं, जिनमें अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोटिक डिवीजन नहीं होके और डिप्लॉयड पीढ़ी का विकास होता है यानी द्विगुणित पीढ़ी बनती है, जिस पर बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम डेवलप होती हैं, उनमें फिर से मियोटिक डिवीजन होते हैं और अगुणित प्रकार के बीजाणु बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो इस प्रकार से द्विपीढ़ी के अंदर दो पीढ़ियों का स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण यानी ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इस तरीके से फंगस में जीवन चक्र में इनमें 3 प्रकार के जीवन चक्र कंप्लीट होते हैं। कवकों के विविध आयामों की स्टडी करने के बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, किस प्रकार से हमारे जीवन के विविध क्रियाओं से, विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो कवक जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, इनकी कुछ हानिकारक क्रियाएं भी हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, यानी विविध प्रकार के रोग उत्पन्न करना, भोजन को विषाक्त करना। आर्थिक रूप से देखा जाए तो विविध क्षेत्रों में ये काफ़ी लाभदायक एक्टिविटीज शो करते हैं, मेनली बेकरीज इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, मेडिसिन्स के प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, पेपर इंडस्ट्री में। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये किसी न किसी रूप में लाभदायक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। हार्मफुल एक्टिविटीज में मेनली जो पैरासिटिक कवक हैं, परजीवी प्रकार के कवक, चूंकि वे अपने पोषी से, अपने होस्ट से पोषण ग्रहण करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, विविध प्रकार के संक्रमण करते हैं, तो हानिकारक गतिविधियों में मुख्य रूप से इनके द्वारा उत्पन्न किए गए टॉक्सिन्स के कारण, केमिकल्स के कारण जो डिजीज उत्पन्न हो जाती है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस यानी जैविक महत्ता। जैविक महत्ता का यहाँ पे तात्पर्य है कि इनके द्वारा जो विविध प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज किए जाते हैं, वो बायोलॉजिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो चित्र है उसमें हम देख सकते हैं कि फंगस जो है उनसे कई प्रकार के एंजाइम्स, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं और वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से उपयोगी होते हैं।
बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो फंजाई हैं, कवक हैं, वो फूड इंडस्ट्रीज़ में भोजन के रूप में डायरेक्ट खाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग करने के लिए, मेडिसिन्स के प्रोडक्शन के लिए, डिफरेंट एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए, पादप हार्मोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। भोजन के रूप में यदि हम देखें तो जैसे मशरूम है, जिसे हम छत्रक भी कहते हैं, ये खाने के काम आते हैं, भोजन के रूप में खाए जाते हैं और इनकी खेती भी की जाती है क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स ये सब पाए जाते हैं। इसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग के लिए पेनिसिलियम, एस्परजिलस, यीस्ट ये सब काम आते हैं। ब्रेड हम सब जानते हैं, उसमें भी यीस्ट सहायक होती है। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कवकों का काफ़ी उपयोग किया जाता है, जैसे पेनिसिलियम है, ये म्यूकर है आपका, राइजोपस है, यीस्ट है, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी योगदान देते हैं। इनसे उत्पादित होने वाले विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक अम्ल हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, इस तरीके के जो कार्बनिक अम्ल हैं, ये अनेक उद्योगों में काम आते हैं। अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए पेनिसिलियम की स्पीशीज़ का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से यीस्ट जो है वो शर्कराओं की किण्वन क्रिया करके अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। कुछ पादप हार्मोन्स हैं जिनका उत्पादन भी कवकों के द्वारा ही होता है। मेडिसिन के क्षेत्र में यानी औषधि के रूप में भी कवकों का काफ़ी उपयोग होता है। पेनिसिलियन का नाम आपने सबने सुना होगा, जो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। ये एक प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी जीव से स्रावित इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी दूसरे जीव के अगेंस्ट काम करें, उन्हें किल करने का या कंट्रोल करने का काम करें। तो इस प्रकार से ये प्रतिजैविकों के रूप में भी काफ़ी काम आते हैं। इसी तरीके से अर्गट है, वो भी कई औषधियों में काम आता है। उससे एक एल्किलॉइड, पर्टिकुलर एल्किलॉइड्स ये स्रावित करते हैं जो कई दवाइयों में यूज़ किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम फंगस की हानिकारक प्रक्रियाओं को देखते हैं कि किस प्रकार से ये हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी शो करती हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है मनुष्यों में, जंतुओं में और पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग। चूँकि ये विषमपोषी हैं, उसमें जो बेसिकली परजीवी प्रकार के कवक हैं, वो मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। प्लांट्स में जिनकी भी यहाँ खेती बाड़ी होती है, वो देखते हैं कि कई प्रकार के बाजरे में और गेहूं में, जौ में ये कई रोग उत्पन्न करते हैं, आलू में। इस प्रकार से जो फसलें हैं उन्हें ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्यों में भी यदि देखें तो लंग्स में जो है वो एस्परजिलोसिस डिजीज़ ये एस्परजिलस कॉज करता है, जो कि टीबी के समान लक्षण प्रकट करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी स्किन डिजीजेस हैं, चर्म रोग जो हैं, एलर्जी है, ये भी विभिन्न कवकों द्वारा उत्पन्न किए गए होते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भोजन को विषाक्त करने का काम है, फूड पॉइजनिंग शब्द सबने सुना होगा कि भोजन विषाक्तता, तो ये कुछ ऐसे टॉक्सिन्स सिक्रेट करते हैं जिससे ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं। जैसे एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज़ हैं, न्यूरोस्पोरा है, जियोट्राइकम है, ये जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड हैं, इनको खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। इसी तरीके से पेनिसिलियम, एस्परजिलस ये भी कुछ टॉक्सिक प्रोडक्शन करते हैं, टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि भोजन को विषाक्त बनाते हैं। तो कुछ लाभदायक एक्टिविटीज़, कुछ हानिकारक एक्टिविटीज़, इसी के साथ ये बायोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट है, जैविक रूप से भी इम्पॉर्टेंट है। हमने मृतोपजीवी कवक पढ़े थे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करने का, डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो ये एक्टिविटी सॉइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे जो वेस्ट कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो डिग्रेड हो जाता है, अपने सरल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। सॉइल में ये ह्यूमस बनाने का काम करते हैं, जिससे कि
मृदा की जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। बायोलॉजिकल रिसर्च के फील्ड में भी इनका काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से कुछ जैविक जो हैं ये सिक्रेशंस करते हैं, केमिकल सिक्रेशंस करते हैं जो अन्य जीवों के प्रति अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। उसमें बेसिकली ट्राइकोडर्मा जो है वो पैरासिटिक फंजाई को, जो परजीवी कवक हैं यानी पादपों में जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले कवक हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इसी तरीके से एक बायोलॉजिकल ऐसे शब्द हम पढ़ते हैं जैव आमापन, यानी किसी भी पर्टिकुलर केमिकल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे एस्परजिलस नाइगर जो है वो कॉपर की बहुत सूक्ष्म मात्रा को भी ट्रेस कर लेता है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि कवक जो हैं वो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से किस किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे इनके आर्थिक उपयोग हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंजाई के जनरल फीचर्स, फंजाई क्या है, उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ब्रीफ क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी सुकाय संगठन, आवास, किस प्रकार के कोशिका स्ट्रक्चर इसकी, सेल स्ट्रक्चर इसकी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, what type of life cycles are there, ये सब डिस्कस किया, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस डिस्कस की। सो नाउ all of you are expected to answer these questions, is it not? So इसमें आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, कवकों के सामान्य लक्षण, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसका, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर विद डायग्राम, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं, उनके बेसिस पे हम फंजाई को किस प्रकार से विभाजित करते हैं, ग्रुप्स में विभक्त करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं, किस टाइप के स्पोर्स उनमें बनते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन फंजाई, कौन कौन सी फ्रूटिंग बॉडीज उसमें बनती हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, एंड ब्रीफ आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोमाइकोटिना में पाई जाती हैं। ये सब आप क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करें। साथ ही साथ यू हैव टू राइट डाउन अ जर्नल अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, कवकों का आर्थिक महत्व क्या है। इसके साथ ही कुछ टॉपिक्स में हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, कुछ टॉपिक्स में हम आशा करते हैं ये आप अपने आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ सेप्टेड फंजाई यानी पटयुक्त कवक, एसेप्टेड फंजाई, ऐसी फंजाई जो डायमॉर्फिज्म शो करती हैं, फंजाई जिनमें हॉस्टोरिया पाए जाते हैं, परजीवी कवक यानी पैरासिटिक फंजाई के एग्जाम्पल्स, सेप्रोफिटिक मृतोपजीवी कवकों के उदाहरण, सिम्बायोटिक यानी सहजीवी कवकों के एग्जाम्पल्स, ऐसी फंजाई जो इंडस्ट्रीज में और मेडिकल साइंस में यूज़ होती है, मेडिसिन के लिए यूज़ होती है। सो आशा करती हूँ कि आप ये सब करने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने कवक क्या हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, इनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, कोशिका संरचना कैसी होती है, इनका जर्नल अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इनका न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल एंड सम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। देन थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।